Hello students, I am Amit Parik. All of you are welcome in Gayatri classes. Today we will read chapter number first, solid state part first. Before start the video, if you have not subscribed the channel, please subscribe the channel and like the video. State of matter. There are 5 type of state of matters, but we learn only 3 type of state of matters. Solid, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोसोन। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 6 क्लास से या 6 स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ही क्या नाम से मैटर की जो है 3 स्टेट्स होती है। बट आप लोगों के प्लाज्मा और बोसोन जो स्टेट्स है इनके ऊपर अभी क्या है रिसर्च चल रहा है, जिस वजह से हम लोग ओनली स्टेट ऑफ मैटर्स कितनी बताते हैं, ओनली 3 स्टेट ऑफ मैटर्स बताते हैं। बट आजकल थोड़ा सा इनके बारे में भी थोड़ा सा आता है। जिस तरीके से हम प्लाज्मा स्टेट के बारे में जानते हो, तो प्लाज्मा स्टेट के बारे में बता दूं आप लोगों को कि प्लाज्मा जो है ये आजकल बल्ब बनाने में ज़्यादा काम में आते हैं, क्योंकि इनसे जो होती है प्लाज्मा से बल्ब के अंदर जब ये डाला जाता है तो इनसे क्या होती है, इनसे रोशनी ज़्यादा होती है, ठीक है, और हार्मफुल भी क्या होती है, कम होती है। तो इस तरीके की ये प्लाज्मा स्टेट। अब प्लाज्मा स्टेट कैसी होती है, जो प्लाज्मा स्टेट जेली आप लोगों ने देखी होगी, तो जेली जो होती, जेली जिस तरीके की होती है उस तरीके की यहाँ पे प्लाज्मा स्टेट होती है। और बोसोन जो है, बोसोन भी एक तरीके के स्टेट ऑफ मैटर्स है, जिसे बोस आइंस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी डिस्कवर किया था। ठीक है, तो चलते हैं आज के हमारे इस फर्स्ट टॉपिक में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। फर्स्ट, रिजिडिटी, हाई डेंसिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स, जो इसकी रिजिडिटी है, रिजिडिटी का मतलब है कि यहाँ पे जो ये सॉलिड्स होते हैं वो ठोस होते हैं, बहुत क्या नाम से एक दूसरे के साथ में हाईली क्या नाम से बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस होता है वो भी बहुत कम होता है। और क्या नाम से ये जो जब वाइब्रेशन करते हैं, तो जब इनके अंदर वाइब्रेशन जो होता है, देखिए इस तरीके से ये अपने सॉलिड्स हैं, ये इनके पार्टिकल्स इस तरीके से एक दूसरे के साथ में रहते हैं। ठीक है, ये इस तरीके पार्टिकल्स रहते हैं, और जब ये वाइब्रेशन करते हैं तो अपनी ही जगह पर ये ऐसे इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, ये कहीं हिलते डुलते नहीं है। जिस तरीके से लिक्विड का क्या होता है, फ्लो होने का रीज़न होता है क्या नाम, और गैस होती है वो भी क्या होती है, आप लोग गैस भी फ्लो होती है। ठीक है, तो इस तरीके से, बट ये फ्लो नहीं होते हैं, इनको सिर्फ तोड़ा जा सकता है, इनकी शेप तोड़ करके ही चेंज किया जा सकता है, ब्रेक करके ही चेंज किया जा सकता है। इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, डेंसिटी का मतलब ये है कि जो घनापन जो होता है, जिस तरीके से हमारे बाल हैं, हमारे सर पे क्या है, हेयर्स हैं, और हेयर्स जो हैं वो कितने घने हैं, किसी के क्या होते हैं बहुत थोड़े से होते हैं, तो उसको क्या होती है कि कहते हैं ना पर कि यार मेरे हेयर्स की तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व होता है। तो इसको क्या होती है कि घनापन जो होता है वो डेंसिटी होती है। तो इनका घनापन क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण ही क्या होती है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास में होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो इनके अंदर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और लो कंप्रेसिबिलिटी, देखिए स्टूडेंट्स, इनके अंदर क्या होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। मतलब मैं कहूँ कि इनके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं मिलता है। ठीक है, और स्पेस जब तक नहीं मिलेगा तो वो कंप्रेसेबल नहीं होगा। तो सॉलिड क्या होती है, अनकंप्रेसेबल आप लोगों के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर्स तो ये हो गए इसके। सेकंड है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स। देखिए आप लोगों के यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देखिए बच्चों कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नाम बताइए, तो आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नाम आप लोग क्या करने बताने होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जब आप लोग नाम बताओगे तो एटम्स आप उसका नाम बताओगे, मॉलिक्यूल उसका नाम बताओगे, और यहाँ पे आयंस आप लोग होंगे। मतलब जब आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नाम वर्ड आएगा तो आप लोगों को क्या समझना है, एटम, मॉलिक्यूल और आयन आप लोगों को उस जगह समझना है। आर क्लोजली पैक्ड, ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेज। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटर पार्टिकल फोर्सेस के से क्या होते हैं, एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, या एक दूसरे को क्या करते हैं, बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हैज़ स्ट्रॉन्ग IMF। IMF की जो फुल फॉर्म होती है यहाँ पे
स्टूडेंट्स वो होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसके अंदर रहता है। नेक्स्ट है फोर्थ, हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। जिस तरीके से आप लोग जानते हो कि किसी पानी को, किसी वाटर को क्या नाम से गिलास के अंदर डाला जाए तो वो गिलास की शेप ले लेता है, एक मग के अंदर डाला जाए या जग के अंदर इसको डाला जाए तो वो मग की शेप ले लेता है। तो बट अगर यदि मान लीजिए आप लोग किसी सॉलिड को, जिस तरीके से आप लोग के पास में एक स्टोन होता है, उस स्टोन को गिलास के अंदर आप लोग डालिए तो क्या वो गिलास की शेप ले लेता है? नहीं, वो क्या है, गिलास की शेप नहीं ले पाता है। और मग के अंदर यदि आप लोग इसको डालोगे, क्या मग की शेप ये ले लेगा? नहीं, ये मग की शेप भी नहीं लेता। जो इसकी शेप होती है वो वैसी रहती है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि आज हमारा जो घर बनाया है हमने, वो कैसा है? एक बढ़िया अच्छा दिखने वाला घर हमारा है। सुबह भी हम इसको ऐसा ही देखते हैं, शाम को भी हम ऐसा ही देखते हैं, रात को उठते हैं तब भी ऐसा ही देखते हैं, और सुबह उठ करके ये हम ऐसा देखते हैं। अब ये थोड़ी है कि हमने तो आज घर बढ़िया डिज़ाइन करवाया, आज नया घर बनवाया हमने, बट कल आज तो हमने चौकोर बनवाया था, बट कल कैसा हो गया? वो ट्रायंगल शेप में हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। हमारे घर अपनी शेप थोड़ी चेंज करता है। नहीं, हमारे घर अपनी शेप चेंज नहीं करता, क्योंकि वो सॉलिड से मिलकर के बना हुआ रहता है। अब सॉलिड क्या होता है? उसमें स्टोन वगैरह जो लगते हैं, आयरन उसमें लगता है, और भी बहुत सारी मटेरियल उसमें लगते हैं, वो सभी क्या है? सॉलिड्स उसके अंदर लगते हैं। इसी कारण से ये अपनी शेप चेंज नहीं करता है। ठीक है। टाइप ऑफ सॉलिड्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉलिड। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड and second is amorphous solid. There are 2 type of crystalline solids. There are 2 type of solids. First is crystalline solids and second is amorphous solids. अब देखिए बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोफस सॉलिड्स। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोफस सॉलिड है, इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या यहाँ पे दिए हुए हैं। क्रिस्टलाइन solid and amorphous solid. Crystalline solids, these have definite and regular arrangement of the कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन शेप। ये क्या करते हैं? क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं, इनकी जो अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो क्या होता है? बिल्कुल एक अच्छा अरेंजमेंट होता है। बट एमोफस सॉलिड्स का जो अरेंजमेंट होता है, ये क्या होती है? कोई अरेंजमेंट इनका ढंग से नहीं होता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? एमोफस सॉलिड्स कहलाते हैं। जिस तरीके से मैं आप लोगों को एक डायग्राम यहाँ पे बताता हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोफस सॉलिड्स का आप लोग यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का डायग्राम है और ये एमोफस सॉलिड्स का डायग्राम। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आप लोग देख रहे हो कि एक बेंजीन जैसे आप लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रही है, बिल्कुल एक के ऊपर एक लेयर की तरह ये एक दूसरे के ऊपर क्या हुई है? जमी हुई है। बट एमोफस सॉलिड में क्या है? यहाँ पे इरेगुलर शेप्स आप लोगों को दिखाई दे रही है, मतलब कोई शेप, पर्टिकुलर शेप यहाँ पे नहीं है। तो इनकी शेप जो होती है वो डिफरेंट टाइप की यहाँ पे शेप्स होती है। इनकी शेप में क्या होती है? यहाँ पे डिफरेंस होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं ये ट्यूब सॉलिड्स होते हैं, बट एमोफस सॉलिड्स होते हैं ये क्या होते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सुपर कोल्ड लिक्विड होते हैं और सूडो सॉलिड्स ये होते हैं। अब सुपर कोल्ड लिक्विड की बात करें तो सुपर कोल्ड लिक्विड क्या होते हैं कि वो लिक्विड्स वो सॉलिड्स जो इन्हें क्या नाम से थोड़ा सा गर्म करने पर ही वो लिक्विड की तरफ फ्लो करने लग जाए, वो सुपर कूल सॉलिड्स आप लोगों के कहलाते हैं। ठीक है, और स्यूडो सॉलिड्स क्या होते हैं? बट ये सॉलिड होते हैं पर ये सॉलिड नहीं होते हैं। जिस तरीके से एक स्टोन सॉलिड होता है, एक आयरन सॉलिड होता है, बट क्या नाम से एक ग्लास सॉलिड होता है, पर वो क्या सॉलिड होता है? क्या नहीं, ग्लास सॉलिड नहीं होता है। वो क्या नाम से उसको थोड़ा सा गिराओ नीचे, ऊपर से नीचे, तो क्या हो जाता है? वो ब्रेक आप लोगों को हो जाता है। छोटे पार्टिकल्स में क्या होता है? ब्रेक होता है। इसी तरीके से दीज हैव लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ दी पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं कि जो इनके पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ में बड़े लंबे ऑर्डर तक ये क्या होते हैं? एक साथ में जुड़ते रहते हैं, एक साथ में बंधे हुए रहते हैं, एक साथ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से। बट क्या नाम से आप लोग जो एमोफस सॉलिड होते हैं वो क्या उनसे, जैसे मान लीजिए ये है, इस तरीके से वो जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने पिछली बार स्ट्रक्चर देखा था, तो ये ज़्यादा लंबे चेन के अंदर जुड़े हुए नहीं होते, इसलिए क्या होते हैं? ये जल्दी से ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट है, दीज आर एन आइसोटॉपिक इन नेचर, इट इज देयर फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब देखिए बच्चों, जो इनकी जो ये क्या नाम से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इनकी जो कैसी होती है कि डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है? डिफरेंट होती है। बट जो एमोफस सॉलिड होते हैं, इनकी जो क्या नाम से जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है ये हर डायरेक्शन में कैसी होती है? सेम होती है। कैसी होती है? हर डायरेक्शन में सेम होती है। ठीक है,
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम देखते हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं या जो सॉलिड्स होते हैं ये क्या होते हैं कि आप लोगों के मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इनका बहुत हायर होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है कि इनको जब थोड़ा सा टेम्परेचर देते हो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हायर टेम्परेचर देते हो तो भी इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट मोर हायर इनके ऊपर देते हो जिस तरीके से आयरन को मोर हायर आप लोगों को टेम्परेचर देना पड़ता है तभी जाकर के वो क्या होता है मेल्ट होता है। तो इसी तरीके से यदि मान लीजिए आप लोग कांच को थोड़ा सा ही टेम्परेचर दोगे तो क्या क्या होता है, कांच थोड़ा सा टेम्परेचर देने से ही क्या होता है चिटक जाता है, और चिटकने उसको थोड़ा और हायर दोगे तो क्या नाम से आप लोग आपका जो कांच है वो भी क्या होता है पिघलने लग जाता है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि पुराने जो मकानों की खिड़कियाँ होती हैं उनके अंदर जब कांच लगाया जाता है वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, बट धीरे समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या होते हैं वो कांच वहाँ से हिलने लग जाते हैं। क्योंकि देखना कि ऊपर वाला जो उनका कॉर्नर है, जिस तरीके से मान लीजिए मैं आप लोग एक शेप बताता हूँ, जिस तरीके से ये मान लीजिए कांच ग्लास लगा हुआ है तो यहाँ से वो ग्लास क्या हो जाता है मोटा और यहाँ से वो ग्लास क्या हो जाता है छोटा। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए ये खिड़की में इस तरीके से फिक्स होता है, बट ये फिर कैसे हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये विंडो है और विंडो में ये इस जगह कांच आता है, इतना गैप इनके अंदर आता है। तो ये किसी का कारण आता है, ये जो रूम टेम्परेचर होता है उसको भी गेन करके क्या नाम से अपनी शेप को चेंज कर लेता है, बट ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं करते हैं। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। 6 पॉइंट देखिए, दे अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज वेन कट। ये क्या होती है बच्चों, जब इनको काटा जाता है तो क्लीन क्लीवेज इनके अंदर बनता है। जिस तरीके से किसी सब्जी को आप लोग चाकू से काटते हो तो बिल्कुल एकदम क्लीन बनता है क्या, नहीं, खुरदरा बनता है, क्योंकि वो क्या है सॉलिड नहीं है। जिस प्रकार से लोहे को यदि काटा जाता है तो लोहे को जब कट किया जाता है बिल्कुल एक शार्प अपने को पॉइंट मिलता है और बिल्कुल क्लीन पॉइंट अपने को मिलता है। तो ऐसे क्लीन पॉइंट क्लीन क्लीवेज अपने को मिलते हैं। मैं डायग्राम से भी समझा दूंगा आप लोगों को। दे अंडरगो इरेगुलर, जो आप लोगों के एमोर्फस सॉलिड्स हैं इनके अंदर इरेगुलर क्लीवेज अपने को मिलता है। देखिए मैं डायग्राम आप लोगों को इसका बताता हूँ। देखो बच्चों ये डायग्राम है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का डायग्राम। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को यहाँ से क्या किया गया, कट किया गया है। क्या किया गया, कट किया गया है। तो बिल्कुल एकदम यहाँ से बिल्कुल सीधी एक लाइन हमें मिलती है, बिल्कुल अच्छी सुंदर सी लाइन हमें दिखाई दे रही है, बट एमोर्फस सॉलिड को यहाँ पे कट किया गया तो इस तरीके से खुरदरी स्पेस अपने को इसमें दिख रहा है। तो ऐसा खुरदरा स्पेस अपने को यहाँ पे मिलता है, और जो कटने वाला होता है उसको भी यहाँ से ऐसा खुरदरा स्पेस मिलता है। जिस तरीके से एक लकड़ी वुड को काटा जाता है तो वुड के अंदर आप देखना उसमें कभी क्लीन क्लीवेज नहीं मिलता है, बट एक ये आयरन को काटा जाता है तब उसके अंदर क्लीन क्लीवेज मिलता है। आप उसके ऊपर हाथ फेर करके देख सकते हैं, उसको हाथ लगा के देख सकते हैं, बट बच्चों ये ध्यान रखना कि आपका हाथ कहीं कट ना जाए, इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉन्डिंग फोर्सेज। अब यहाँ पे जो सॉलिड्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है, किसके बेस पर किया गया है, उनको बॉन्डिंग फोर्सेज के बेस पर यहाँ पे उनको क्लासीफाइड किया गया है। देखिए देयर आर 4 टाइप ऑफ सॉलिड्स। किसके बेस पर, बॉन्डिंग फोर्स के बेस पर यहाँ पे जो सॉलिड्स हैं उनको 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मोलिकुलर सॉलिड्स। अब मोलिकुलर सॉलिड्स क्या होते हैं, अब सीधे सीधे हमें इसकी जो लैंग्वेज है उसी से पता चल रहा है कि वो सॉलिड्स जो क्या नाम से मोलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, मोलिकुलर सॉलिड्स अपने कहलाते हैं। तो देखो मोलिकुलर सॉलिड्स आर सॉलिड्स डेट आर इसेंशियली कलेक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। वो सॉलिड्स जो क्या नाम से मोलिक्यूल्स के कलेक्शन से या मोलिक्यूल्स के एक दूसरे के साथ में जुड़ने से इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस से जो बनते हैं वो मोलिकुलर सॉलिड्स आप लोगों के कहलाते हैं। नेक्स्ट है द सॉलिड स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रादर देन बॉन्ड्स। देखो बच्चों क्या होता है कि जो इनकी सॉलिड स्ट्रक्चर होती है जो क्या नाम से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से क्या होती है बंधी हुई रहती है, उनसे बॉन्डेड रहती है, जबकि ये क्या होते हैं अपने बॉन्ड्स जो नॉर्मल बॉन्ड्स बनते हैं उनसे क्या होते हैं ज़्यादा ये मजबूत रहते हैं और ज़्यादा क्या नाम से उनसे मजबूती से बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, द फोर्स होल्डिंग द सॉलिड्स टुगेदर आर मच वीकर देन दी अदर टाइप ऑफ सॉलिड्स। अब जो इनके बीच में जो फोर्स ये लगा हुआ है, इनसे ये बंधे हुए हैं, तो ये जो बॉन्ड जो होता है क्या होता है कि अदर जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं अदर जो सॉलिड्स जो आप पढ़ेंगे आगे जो सॉलिड्स पढ़ेंगे उनसे कमज़ोर इनका क्या होता है बॉन्ड होता है या इनकी कमज़ोर बॉन्डिंग होती है, क्योंकि ये कौन से हैं मोलिकुलर सॉलिड्स आप लोगों के
कहलाते हैं। अब मोलिकुलर सॉलिड्स हैं, यहाँ पे आप लोगों के एग्जाम्पल नहीं दिए हुए हैं, आगे इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्योंकि इसे यहाँ पे भी क्या किया है, 3 क्लास के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। देयर आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स, इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज नॉन पोलर मोलिक्यूल। अब नॉन पोलर मोलिक्यूल्स क्या होंगे बच्चों, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ पोल्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए ये एक गोला मैंने बनाया, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लगाया और यहाँ पे एक मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया। तो देखो ये पोल हो गया एक, ये पोल हो गया, मतलब जिनके अंदर आप लोगों को तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेंगे, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। या फिर मैं कह सकता हूँ कि वो मॉलिक्यूल्स जिनको ब्रेक करने पर क्या नाम से आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पोल्स नहीं मिलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, ए molecule may be non-polar either when there is an equal sharing of electrons between the 2 atoms of a diatomic molecule or because of the symmetrical arrangement of polar bonds in a molecule। ठीक है बच्चों, ये मैं अभी समझाता हूँ आप लोगों को, इसके एग्जांपल में आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि हमें आगे चलना है, खाली पेज मेरे को चाहिए आप लोगों को समझाने के लिए। तो देखो क्या है कि आप लोग के जो नॉन पोलर मोलिक्यूल्स हैं ये क्या होते हैं कि इसमें ये कहा गया है नॉन पोलर मोलिक्यूल्स वो मोलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर मान लीजिए जैसे कोई आप लोग एक एटम, जैसे एक क्लोरीन है, क्लोरीन मोलिक्यूल है, ठीक है आप लोगों के, ठीक है दूसरा क्लोरीन है। तो ये क्या है कि इनके आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन इन्होंने कर लिया, तो क्लोरीन के बीच में क्या होती है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरीके से अब जब मान लीजिए इस बॉन्ड को अपन ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो ये क्लोरीन अपना मोलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है, ये वाला क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है। तो क्लोरीन यहाँ पे अपने आराम से निकल जाते हैं। इन क्लोरीन्स पर आप लोगों को ना तो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, ना ही कोई नेगेटिव चार्ज आप लोगों को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्लोरीन एटम्स बने हुए दिखाई देते हैं, इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये क्लोरीन एटम आप लोगों के हो जाएंगे, मोलिक्यूल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को मैं एक और बताता हूँ, जिस तरीके से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी स्टेबल होने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो हाइड्रोजन भी इस तरीके से बनते हैं। बट यदि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसको यदि तोड़ा जाए तो एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाता है और दूसरा हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाता है। इसी तरीके से अपने क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है, O2 जो होता है, क्या होता है बच्चों, O2 जो होता है आप लोग, ऑक्सीजन जो होती है एक दूसरे से डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो मान लीजिए, और बॉन्डेड होने के बाद में क्या होती है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाए और ऑक्सीजन ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाए। तो क्या होगा, इन पर कोई चार्ज इससे नहीं आएगा या इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यही नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। एग्जांपल आप लोगों के पास में है H2O2 CCl4 N2 और I2। देखो बच्चों, मैं CCl4 का भी आप लोगों को बताता हूँ क्या है कि जिस तरीके से एक कार्बन है, ये इसने कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन ने ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये एक इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से एक क्लोरीन ने भी दिया, एक इस क्लोरीन ने भी दिया, एक इस क्लोरीन ने भी दिया और एक इस क्लोरीन ने भी दे दिया। तो इस तरीके से एक दूसरे क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और जब इनका ब्रेक होगा तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के आराम से निकल जाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, और जिसके कारण इन पे ना तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ना ही इन पे पॉजिटिव चार्ज आप लोगों के आने वाला। तो ये नॉन पोलर सॉलिड्स आप लोगों के कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पोलर सॉलिड, वो सॉलिड्स जो क्या नाम से जिसके अंदर कह सकते हैं कि एक तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दे और एक इलेक्ट्रॉन ना दे, या एक इलेक्ट्रॉन दे बट दूसरा उसके इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाए, तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जिनके अंदर आप लोगों को दो पोल्स मिलेंगे, एक तो नेगेटिव पोल मिलेगा और एक पॉजिटिव पोल आप लोगों को मिलेगा। मतलब इनको जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक नेगेटिव पोल मिलेगा और एक पॉजिटिव पोल भी आप लोगों को मिलता है। जिस तरीके से देखिए इन दिस सॉलिड्स द ज्योमेट्री इज सच दैट वन साइड हैज़ ए नेगेटिव चार्ज एंड द अदर साइड हैज़ पॉजिटिव चार्ज। तो देखो दोस्त बच्चों कि एसी ज्योमेट्री के अंदर क्या होगा, आप लोगों को एक साइड तो नेगेटिव चार्ज मिलेगा और एक साइड पॉजिटिव चार्ज आप लोगों को मिलेगा। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है कि इस तरीके से आप लोग एक साइड नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द फोर्स होल्डिंग देम टुगेदर इन ए डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है कि डाइपोल फोर्स अट्रैक्शन क्या करता है, इनको एक दूसरे के साथ में होल्ड रखने का या बांधे रखने का काम इनमें करता है। ठीक है, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर
आर हायर देन नॉन पोलर मोलिक्यूल। अब जो नॉन पोलर मोलिक्यूल्स हैं उनकी अपेक्षा इनके क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं या हायर होते हैं। जिस तरीके के एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, SO2 दिया हुआ है, H2SO4 आप लोगों को दिया हुआ है, H2S दिया हुआ है और CHCl3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो H2SO4 के एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ, HCl के एग्जाम्पल से किस तरीके से HCl जैसे मान लीजिए HCl है अपने, ये एक मोलिक्यूल है, ठीक है। इस मोलिक्यूल को यदि ब्रेक करोगे तो क्या होगा, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा और आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जबकि जो हाइड्रोजन है ये क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो क्लोरीन क्या करता है, इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रॉपर्टी रखता है और हाइड्रोजन क्या है, पागल है तो अपने इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी रखता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, दे देता है, ले जाए यार, कोई दिक्कत नहीं बात। तो क्या होगा, जब इनका बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो या फिर मैं यूँ कहूँ कि जो क्लोरीन है इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इनके ऊपर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाता है। तो इसी तरीके से आप लोगों के जब H2SO4 है तो H2SO4 के बीच में भी यदि इनके बीच में H2SO4 का बॉन्ड टूटेगा, देखो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, H2SO4 को यदि तोड़ें तो इसमें अंदर से अपने 2H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस के अंदर टूटता है। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आप लोगों को मिला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आप लोगों को, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पोलर मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल सॉलिड। अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पर ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं इंटरमोलिकुलर और एक होते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आप लोग यहाँ पे 2 तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ठीक है, आगे चल करके हम देखते हैं, इन दिस काइंड ऑफ सॉलिड्स द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस से जो आप लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ये क्या होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। आगे है, देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर हायर कंपेयर टू पोलर नॉन पोलर मोलिक्यूल। जो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर और नॉन पोलर मोलिक्यूल से क्या होते हैं, ज़्यादा हायर होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बहुत मजबूती से बंधा हुआ ये रहता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, दे एग्जिस्ट एज वोलेटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या होते हैं कि बच्चों, वोलेटाइल लिक्विड्स बनाते हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स बनाते हैं, कि कहाँ कब बनाते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही ये बना लेते हैं। एग्जांपल आप लोगों के पास में है, H2O वाटर है, NH3 है और HF है। ये क्या है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों को मिलती है। तो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को एग्जांपल लेके। जिस तरीके के हम वाटर मॉलिक्यूल देखते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की जो शेप होती है ये V शेप में आप लोग होते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से ये होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर भी ये किसी दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े, छोटा बना के दिखाता हूँ मैं। देखिए ये हाइड्रोजन है हमारे पास में एक, ठीक है, एक ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो इस हाइड्रोजन होगा तो वो इससे जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो फिर ये उसके ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहेगा, ये ऑक्सीजन से, ये हाइड्रोजन से, ठीक है। ये फिर वापस तीसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से जुड़े हुए, तो ये बॉन्ड जो होंगे आप लोगों के, ये बॉन्ड क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोगों का कहलाएगा। और ये क्या होते हैं, बहुत क्या नाम से मजबूती से एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं। तो इसी तरीके से अमोनिया का भी आप लोग इसमें होता है और क्या नाम से HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का भी इसके अंदर आप लोगों के होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आयनिक सॉलिड्स। अब आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, वो सॉलिड्स जो क्या होते हैं, आयंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं। आयनिक सॉलिड्स आप लोगों के कहलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन आयनिक सॉलिड्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आयनिक, एनायनिक, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन आयनिक सॉलिड्स, वो आयनिक सॉलिड्स में क्या होते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एनायनिक आप लोगों के कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें एन आयन is surrounded by a typical number of opposite कैरेक्टर्स। जो एक आयन जो होता है, जैसे मान लीजिए एक आयन आप लोग है, ये क्या नाम से अपने चारों तरफ जो है किसी दूसरे चार्ज, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, सराउंडेड रहता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज से सराउंडेड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल NaCl। आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल है, नमक है, द Na आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन आयन। जो Na के जो आयन्स होते हैं, यदि इनकी स्ट्रक्चर देखे, ये नमक की जब स्ट्रक्चर देखोगे आप लोग, सॉल्ट की स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या होगा, एक क्लोरीन जो आयन है वो 6 सोडियम आयन से सराउंडेड रहता है और एक सोडियम जो आयन है वो 6 क्लोरीन आयन से क्या होता है, सराउंडेड हमेशा रहता है।
आगे है आयंस इन दी सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि जो आयंस जो होते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आप लोग क्या होते हैं बंधे हुए रहते हैं या एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और ये मजबूत भी होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट बट नॉट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब देखो बच्चों क्या है, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, अब इनके क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं। कितने होते हैं? दो पोल्स होते हैं, एक तो नेगेटिव पोल्स और एक पॉजिटिव पोल्स। अब देखो जो पोलर होता है वो पोलर में ही डिजोल्व होता है, जो नॉन पोलर होता है वो नॉन पोलर में ही डिजोल्व रहता है। तो कहावत है कि समान समान को घोलता है, ठीक है। तो जो सेम जो सेम है वो सेम को डिजोल्व करता है। तो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, ठीक है। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये भी क्या होते हैं, हायर होते हैं। जिस तरीके से मैं आप लोग बता दूं कि क्या नाम से, जिस तरीके से आप लोग देखते हो कि जब कोई प्रैक्टिकल करते हो तो किसी प्रैक्टिकल करते समय पानी के अंदर किसी चीज़ को बॉईल करते हैं, वाटर के अंदर किसी चीज़ को बॉईल करते हैं, तो क्या होता है हमारे को एक मेल्टिंग पॉइंट अपने को मिलता है या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अपने को मिलता है। बट क्या होता है वो टेम्परेचर हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता है, तो हमें और टेम्परेचर चाहिए होता है। तो क्या करते हैं हम उसके अंदर NaCl नमक यदि उसके अंदर डिसॉल्व कर दिया जाए और उसको उबाला जाए तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर और भी हायर हो जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट भी हायर हो जाएगा। तो जिस तरीके से तो बॉइलिंग पॉइंट तो इससे बढ़ जाएगा। अब मेल्टिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा, तो देखो कि जिस तरीके से हम जानते हैं कि जब आइसक्रीम की जो फैक्ट्रियाँ होती है तो जब आइसक्रीम बनाई जाती है तो उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, उसके अंदर नमक मिलाया जाता है। जब बर्फ़ की सिल्लियाँ होती है, बर्फ़ की सिल्लियों को जमाया जाता है तो उसके अंदर भी क्या मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है, जिससे कि क्या नाम से उनका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, हायर हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग कोई घर पे कुल्फ़ी वाला जब आता है तो क्या होता है वो अपने बक्सा जो लेके आता है, जिस तरीके से इस तरीके का बक्सा लेके आता है उसके अंदर वो क्या डालता है क्या डालता है, आइस उसके अंदर भरता है और आइस बनने के बाद में उसके ऊपर से सोल्ट उसके ऊपर डालता है और सोल्ट उसके ऊपर डालने से उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने से वो सारे दिन उसके अंदर कुल्फ़ी को जमाता रहता है, अपनी आइसक्रीम बेचता है और रात को जाकर के उसमें से पानी बाहर निकाल देता है, फिर भी उसके अंदर आइस के कुछ टुकड़े बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से ये इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हुआ है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड आप लोगों को दिया हुआ है, ZnS आप लोगों को दिया हुआ है, CaF2 यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है। अब डायग्राम में आप लोगों को इसका बता देता हूँ कि किस तरीके से एक क्लोरीन आयन 6 सोडियम आयन से और 6 सोडियम आयन और 6 क्लोरीन आयन से आप लोग जुड़े बंधे हुए रहते हैं या सराउंडेड रहते हैं। जिस तरीके से आप लोगों को दिया हुआ है कि यहाँ पे एक रेड मार्क आप लोगों को दिया हुआ है, एक रेड बबल आप लोगों को दिया हुआ है, तो वो सोडियम को दिखाएगा और ग्रीन बबल आप लोगों को दिया हुआ है वो किसको दिखा रहे हैं, क्लोरीन को आप लोग यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखिए बच्चों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बीच वाला ये आप लोग रेड बबल आप लोग देख रहे हैं, तो रेड बबल के ऊपर आप लोग देख रहे हो तो ये क्या है, एक क्लोरीन आयन 1, ये दूसरा क्लोरीन आयन आप लोगों को दिख रहा है 2, तीसरा क्लोरीन आयन ये आप लोगों को दिख रहा है 3, चौथा क्लोरीन आयन आप लोगों को ये दिख रहा है 4, ठीक है, पांचवा क्लोरीन आयन ये रहा 5 एंड छठा क्लोरीन आयन आप लोगों का ये रहा। तो इस तरीके से एक जो सोडियम आयन है वो 6 क्लोरीन आयन से आप लोग गिरे हुए रहते हैं और एक क्लोरीन जो आयन है वो आप लोगों के 6 सोडियम आयन से गिरा हुआ रहता है। जिस तरीके से देखिए यहाँ पे ये क्या है आप लोगों का, ये वाला दोबारा से मैं आप लोगों को यहाँ पे मार्किंग करता हूँ। जिस तरीके से आप लोग ये ग्रीन वाला दिख रहा है ये क्या है, क्लोरीन है। तो इस क्लोरीन के देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 तो यही होंगे, इस तरीके से एक ये 5 हो गया। और इस तरीके से अगर यदि मान लीजिए यहाँ पे एक यूनिट सेल जोड़ दी जाए, ऐड कर दी जाए, ठीक है, यहाँ पे मैं एक यूनिट सेल ऐड कर देता हूँ, तो यूनिट सेल में ऐड कर रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे भी ये क्या होगा आप लोगों के एक सोडियम आयन होगा। तो इस तरीके से ये एक तो इसके ऊपर भी कितने हो गए 6 सोडियम आयन से क्या होता है, सराउंडेड रहता है।